हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दोस्तों, हमारे पास दो छोटे छोटे चैप्टर है। एक बड़ा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दो छोटे चैप्टर्स है। चैप्टर 6 हमारा है लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, 11 चैप्टर है। एंड इसके बाद एक दूसरा चैप्टर है जिसको बोलते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट। तो ये दो चैप्टर हम आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। एंड बहुत ही छोटे चैप्टर है, बहुत जल्दी हो जाएंगे। और जबकि मैं चैप्टर नंबर 6 जो है वो ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका। बेसिकली मैं आपको अलग से दिखाना चाहता हूँ। पिछली बार भी मैंने इसको कंसिडरेशन में पढ़ा दिया था। बच्चे कहते हैं, स्टूडेंट कहते हैं कि ये चैप्टर आपने पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, मैं इसको अभी जो मैंने आपको कंसिडरेशन चैप्टर पढ़ाया, उस कंसिडरेशन चैप्टर में ऑलरेडी मैं ये बातें पढ़ा चुका था। सेक्शन 23 डिस्कस अबाउट द लीगलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन। लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन मतलब जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपका ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए। आपका उद्देश्य से कॉन्ट्रैक्ट करने का लीगल होना चाहिए और उसमें जो कंसिडरेशन हो वो भी लीगल होना चाहिए। तो इस चैप्टर बात करता है जब भी कोई पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो पार्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो उस कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं किसी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ड्रग्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो ये ऑब्जेक्ट लीगल नहीं है, उद्देश्य गलत है आपका। या फिर ऑब्जेक्ट लीगल हो या फिर कंसीडरेशन लीगल हो। हम वॉर गुड्स का कंसीडरेशन कर रहे हैं, तू मुझे इतने पैसे ड्रग्स देगा और मैं तेरे को पैसे दूंगा। तो वॉर गुड्स का या फिर ड्रग्स का हम क्या कर रहे हैं, वॉर गुड्स या फिर ड्रग्स का हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। तो सेक्शन 23 हमें यह बताता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो दो पार्टी करती है तो दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उसमें जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए, प्लस और जो कंसिडरेशन होना चाहिए वो भी लीगल होना चाहिए। तो आइए, कहता है एक ऑब्जेक्ट और एक कंसिडरेशन तभी लीगल माना जाएगा, तभी एक लॉफुल माना जाएगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ द्वारा मना ना करा गया हो, फॉरबिडेड बाय लॉ, इफ सच नेचर दैट इफ परमिटेड इट विल बी डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ और इज फ्रॉडलेंट। ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो जो लॉ ने मना करा है, फॉरबिड कर दिया है कि ये वाले कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि कोई भी एक जनरल पब्लिक का पर्सन गन बेचने का बिजनेस, गन की डीलिंग नहीं कर सकता, लॉ द्वारा मना करा गया है। गन वही पर्सन रख सकता है जिसके पास लाइसेंस हो। हर कोई गन की डीलिंग नहीं कर सकता, वॉर गुड्स की डीलिंग नहीं कर सकता। एक जनरल पब्लिक की बात करता हूं मैं। उस डिफेंस सेक्टर में ये चीज चलती है, बट जनरल पब्लिक में ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ द्वारा मना करे गए हो वो आप कर रहे हो तो हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट लीगल नहीं है। ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ द्वारा मना करा गया हो और वो हम कहते हैं आपसे कि आप वो कर रहे हो तो फिर वो लीगल ऑब्जेक्ट नहीं है, लीगल कंसिडरेशन नहीं है। इसके बाद सेकंड पॉइंट, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो आपने किया और वो किसी भी कानून के प्रोविजन को, सेक्शन को तोड़ रहा है, डिफीट कर रहा है, तोड़ रहा है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना भी क्या है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना भी इलीगल है, लीगल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी के घर को हड़पने का, किसी के हाउस या किसी के लैंड को जब्त करने का आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो ऐसे काम लॉ के प्रोविजन को डिफीट करता है। दोस्तों, किसी के घर जब्त करना कानून के खिलाफ है, और अगर आप ये काम कर रहे हो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो जो किसी लॉ भी, एनी अदर लॉ, कोई भी ऐसा लॉ हो जिसके प्रोविजन को डिफीट करता हो, तोड़ता हो, ऐसे केस के अंदर दोस्तों वाले कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करोगे तो उसमें भी हम उसको लीगल ऑब्जेक्ट या फिर कंसिडरेशन नहीं कहेंगे। मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लीगल ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्ट लीगल है, उसका कंसिडरेशन लीगल है, हम तभी कहेंगे जब उनमें से ये बातें ना हो, ये वाली बातें ना हो। आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा फ्रॉड करने के लिए, वो भी लीगल नहीं है। इन्वॉल्व इंप्लाई इंजुरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन, आप ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जिसमें किसी पर्सन को इंजुरी हो रही है या पर्सन की प्रॉपर्टी को इंजुरी हो रही है, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल नहीं माना जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट, उसका कंसिडरेशन लीगल नहीं माना जाएगा। और आपने दोस्तों, एक मिनट दीजिएगा, इन्वॉल्व इंप्लाइज इंजुरी टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन, ये नहीं माना जाएगा। मतलब किसी भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप किसी पर्सन के साथ कर रहे हो जिसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन की इंजुरी की बात हो रही हो, किसी को मारने की या उसकी प्रॉपर्टी को हड़पने की बात हो रही हो, उसकी प्रॉपर्टी की इंजुरी आ रही हो, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट लीगल नहीं है। द कोर्ट रिगार्ड इट इम्मोरल और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, और अगर आप ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करो जो पब्लिक के हित में नहीं है, जैसे कि आपने देखा होगा
कि जो हमारी गाय होती है उसकी बड़ी ही मान्यता होती है हिंदू धर्म के अंदर, है ना। तो अगर आप उनको मारने का बिजनेस कर रहे हैं तो ये एक गलत है, ये गलत है एज पर हिंदू रिलीजियस, ये गलत है दोस्तों। तो वो एक पब्लिक पॉलिसी को अपोज कर रहा है। आप उनको मारने का बिजनेस कर रहे हैं, गलत है। आप उनकी डीलिंग कर रहे हैं, ये भी गलत। तो ये एक पब्लिक पॉलिसी के हित में नहीं है, पब्लिक के अगेंस्ट है, ठीक है जी। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो भी एक इलीगल टाइप के होंगे। इलीगल मतलब लीगल ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा उन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कंसिडरेशन भी लीगल नहीं रहेगा। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तभी एक लीगल ऑब्जेक्ट कहेंगे, तभी उसका कंसिडरेशन लीगल कहा जाएगा जिसमें 5 बातें नहीं हो रही हो। पहला, लॉ द्वारा मना ना करा हो उस कॉन्ट्रैक्ट को। दूसरा, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी प्रोविजन को तोड़ता है, किसी लॉ के प्रोविजन को डिफीट कर रहा है। तीसरा, फ्रॉड नहीं होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। चौथा, किसी पर्सन को इंजुरी ना हो या किसी पर्सन को की प्रॉपर्टी को इंजुरी ना हो। और पांचवा, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लॉ द्वारा मना करा गया हो, वो कर रहे हो, या कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने करा जो फ्रॉड की वजह, फ्रॉड करने की वजह से, कोई कॉन्ट्रैक्ट आप करते हो जो आपके किसी भी लॉ को तोड़ता है। तीसरा, चौथा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो जो किसी पर्सन को या पर्सन की प्रॉपर्टी को इंजुरी कर रहा है। और पांचवा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं जो पब्लिक के हित में नहीं है, पब्लिक के अगेंस्ट है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लीगल ऑब्जेक्टिव या लीगल कंसेशन नहीं माने जाएंगे। इन पांचों में से कुछ भी नहीं होना चाहिए। इन पांचों में से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करो जो इन पांचों में से फॉल ना करे, तब हम कहेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल है, एग्रीमेंट लॉफुल है। अनलॉफुल एग्रीमेंट नहीं बनाया, लॉफुल एग्रीमेंट आपने बनाया है। और यही बात दोस्तों मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, नीचे तो बस एग्जांपल है। यही बात मैं, चैप्टर खत्म। ये बात मैं आपको लीगलिटी ऑब्जेक्ट कंसीडरेशन वाले चैप्टर में भी मैंने आपको पढ़ाया था। अभी मैं आपको दिखा देता हूं। और पहले भी मैं कंसीडरेशन में पढ़ाता था, पर स्टूडेंट कहते थे कि यार ये चैप्टर नहीं है, अलग से दे रखा पर आपने पढ़ाया नहीं। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि मैं 2 जगह आप मैंने एक्स्ट्रा और बढ़ा दिया यहाँ पर, अदरवाइज मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। देख रहे हो 7वां पॉइंट, कंसीडरेशन। कंसीडरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस, तभी लॉफुल माना जाएगा जब इन 5 बातों में से कोई भी बात ना फॉल करी हो। फॉरबिडन बाय लॉ, किसी प्रोविजन को तोड़ा, फ्रॉड करा, पर्सन और पर्सन की प्रॉपर्टी को इंजरी हुई, या किसी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हित में ना हो। तो ऐसे केस के अंदर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल नहीं माने जाएंगे। पढ़ा रखा है, 7वां पॉइंट दिखा रखा है फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में, और अलग से इसको चैप्टर भी बना रखा है। स्टडी मैट में चैप्टर है तो इसलिए मैंने अलग से भी दिखा दिया, और मैं आपको फिर दोबारा एक बार पढ़ा दिया रिवीजन के तौर पे। और नीचे दोस्तों जस्ट एग्जांपल है, आप इस एग्जांपल को पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल डाल रखे हैं, मतलब नॉर्मल एग्जांपल। कहता है ए एग्री करता है सेल हिज हाउस टू बी 10,000 रुपीज। हियर बी प्रॉमिस टू पे द सम ऑफ 10,000 इन द कंसिडरेशन ऑफ फॉर ए प्रॉमिस टू सेल द हाउस, एंड ए प्रॉमिस टू सेल द हाउस इज द कंसिडरेशन ऑफ बी प्रॉमिस टू पे द 10,000। ए ने कहा कि मैं अपना ना घर बेचना चाहता हूं 10,000 रुपए का। बी ने कहा ठीक है। अब ए जो अपना घर बेच रहा है वो बी के लिए कंसिडरेशन हो गया, और बी जो पैसे देगा वो ए के लिए कंसिडरेशन है। सिंपल सी बात है, लॉफुल कंसिडरेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं दबाव नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं करा गया है, कोई पब्लिक पॉलिसी के हित में अगेंस्ट नहीं है, कहीं पर भी किसी भी लॉ के प्रोविजन को नहीं तोड़ रहे, कोई भी लॉ द्वारा मना नहीं करा गया है, ठीक है ना। पर्सन या पर्सन की प्रॉपर्टी को इंजुरी नहीं हो रहा, वो अपनी कंसर्न से बेच रहा अपना घर। तो कोई भी बातें यहाँ पर 5 में से कोई भी बातें फॉल नहीं कर रही, तो हम कहेंगे ये लॉफुल कंसिडरेशन भी है और लॉफुल इसका ऑब्जेक्ट भी है। इसके बाद अगला पॉइंट है, अ प्रॉमिस टू पे बी 1,000 एट द एंड ऑफ 6 months if C who own that sum to B failed to pay it. B promised to grant time to C accordingly. Here the promise of each party is consideration for the promise of other party and their। कह रहा है कि भाई ए कह रहा है बी को यार कि मैं आपके जो पैसे है वो 1,000 रुपए 6 महीने बाद दूंगा, क्योंकि मेरे से ना सी से पैसा आने वाले हैं। अब सी ने पैसे देने से फेल कर दिया, तो ए कहने लगा कि बी से यार मुझे थोड़ा और टाइम दो, सी से पैसे आने वाले थे, वो पैसे दे नहीं रहा, तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको पैसे जल्द से जल्द तुड़ा दूंगा। तो ये जो इन्होंने प्रॉमिस करा ये लॉफुल प्रॉमिस है, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए सिंपल सी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मेरे को किसी से पैसे आने वाले थे और मुझे आपको पैसे देने हैं, ठीक है। अब जिससे पैसे आने वाले थे वो कह रहा था कि भाई 5 महीने में दे दूंगा, मैंने आपको कहा 6 महीने में दे दूंगा, उसने दिए नहीं मुझे, वो फेल हो गया पैसे देने से। अब मैंने आपसे कहा कि यार मेरे पे जिससे पैसे आने वाले थे वो आए नहीं, तो आप मुझे थोड़ा टाइम और दीजिए, तो आपने कहा कोई बात नहीं सर दे देंगे आपको टाइम। तो ये एक लॉफुल प्रॉमिस जो हमारा है
लॉफुल, हमने जो प्रॉमिस करा ये भी एक लॉफुल कंसिडरेशन है या लॉफुल ऑब्जेक्ट है, हम टाइम दे सकते हैं। ए प्रॉमिस टू मेंटेन बी चाइल्ड एंड बी प्रॉमिस टू पे 1000 रुपए ईयरली फॉर द पर्पस ऑफ हेयर। ए कह रहा है बी कि मैं आपके चाइल्ड को प्रॉमिस करता हूं कि आपके चाइल्ड की देखभाल कर लूंगा, केयर टेकर कर लूंगा, एंड बी कह रहा है ठीक है मैं आपको उसके बदले में 1000 रुपए दे दूंगा। तो ऐसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट बनाना फिर लॉफुल है भाई। ए के लिए क्या कंसिडरेशन है 1000 रुपए और बी के लिए क्या कंसिडरेशन है उसके चाइल्ड का टेक केयर कर रहा है ए, सिंपल है, लॉफुल कंसिडरेशन। ए एंड बी सी तीनों एंटर हुए एक डिवीजन एक बिजनेस के अंदर, अमंग देम गेन एक्वायर्ड, उन्होंने कुछ प्रॉफिट एक्वायर करा, बी एक्वायर्ड और टू बी एक्वायर्ड बाय देम बाय फ्रॉड। अच्छा, तो कह रहा है कि भाई एबीसी किसी बिजनेस के अंदर एंटर हुए और एबीसी ने तीनों ने मिलकर एक प्रॉफिट को एक्वायर कर, प्रॉफिट आया उनके पास, प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ, और जो प्रॉफिट उन्होंने कमाया, ये गेन उन्होंने कमाया, ये फ्रॉड से कमाया है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने करा एबीसी ने तीनों मिलकर, वो एक क्या है, वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा, क्योंकि वो लॉफुल कंसिडरेशन से नहीं करा, इट इज अनलॉफुल कंसिडरेशन। ए प्रॉमिस करता है बी को एन एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सर्विस एंड बी प्रॉमिस करता है टू पे 1000 टू ए। ए कह रहा है कि भाई मेरी सरकारी नौकरी लगवा दो, बी कह रहा है मैं लगवा दूंगा आपको सरकारी नौकरी, 50,000 रुपए लूंगा इसके बदले में, बहुत पुरानी बात है, मान लो 1 करोड़ रुपए लूंगा या 1 लाख रुपए लूंगा या 10 लाख रुपए लूंगा। तो ए कहने लगा मेरी सरकारी नौकरी लगवा दो, बी कह रहा मैं लगवा दूंगा 10 लाख रुपए लूंगा। तो ऐसे बीच के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट करना लॉ द्वारा मना करा गया, फॉरबिडेड बाय लॉ है भाई, किसी की सरकारी नौकरी लगवा रहे हो पैसों से, ये तो गलत है ना। तो ये भी एक तरीके का अनलॉफुल एग्रीमेंट हो गया है और ये लॉफुल नहीं है। A being an agent of the for a landed property agreed for a money without the knowledge of his principal to obtain from B as a lease of land belonging to the principal. The agreement when A between B is void, it is the implied fraud by the concealment by the A on his principal. मान लीजिए आपने अपनी प्रॉपर्टी को किसी को किराए पे दिया 5,000 रुपए की, और जिस पर्सन को आपने किराए पे दिया उस पर्सन ने दूसरे को प्रॉपर्टी किराए पे दे दी 10,000 रुपए। तो ऐसे केस के अंदर जो आपकी प्रॉपर्टी थी आपने किराए पे दी किसको, आपकी प्रॉपर्टी आपने किराए पे दी ए को और ए ने वो प्रॉपर्टी आगे किराए पे दी 10,000 रुपए की बी। तो ऐसे केस के अंदर ये भी एक तरीके का फ्रॉड है दोस्तों, आपने बिना बताए प्रिंसिपल के उसको किराए पे दे दिया, आगे डिलीवर कर दी ज्यादा पैसों में। बता दो प्रिंसिपल एग्री है कोई दिक्कत नहीं, पर बिना बताए आप ये काम कर रहे हो तो ये फ्रॉड माना जाता है, और इस तरीके से भी ये लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है या लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं रहे। हो गया चैप्टर खत्म, और ये डिस्कशन मैं पहले भी आपसे कर चुका हूं। अगला चैप्टर का नाम है ई कॉन्ट्रैक्ट, और ये भी दोस्तों बहुत छोटा चैप्टर है, इसको भी देखो, ये चैप्टर यहां चालू हुआ और ये खत्म हो गया चैप्टर यहाँ। देखिए छोटे छोटे चैप्टर नहीं है, मैंने बना दिए हैं चैप्टर क्योंकि ये टॉपिक थे, ठीक है ना। अब इनको बीच में रखता हूं तो कहीं बीच में पढ़ा देता हूं। ई कॉन्ट्रैक्ट का, ई कॉन्ट्रैक्ट मैंने पहले भी आपको कराया था, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जिसमें आपको वॉइड, वैलिड, वॉइडेबल, इनफोर्सिबल, अनइनफोर्सिबल ये सब पढ़ाया था, इम्प्लाइड है ना, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटरी, सिंपल, फॉर्मल, ये सब कराए थे, उसमें ई कॉन्ट्रैक्ट भी कराया था। अब मैं वहां ई कॉन्ट्रैक्ट कराता हूं और यहाँ ई कॉन्ट्रैक्ट कराता हूं, दोनों में डिफरेंस थोड़ी ना है, सेम ही तो है। पर स्टूडेंट कहते हैं नहीं सर आपने ई कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया नहीं, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। बस यहाँ पर क्या होता है कि चैप्टर जो टॉपिक उन्होंने अलग से बना दिया स्टडी मैट में, उस टॉपिक के अंदर थोड़े एग्जाम्पल और डाल दिए और थोड़ी फालतू की बातें और लिख दी कि ऐसा होता है, लॉ की लैंग्वेज लिख दी। होता ही कॉन्ट्रैक्ट वही है जो आप इलेक्ट्रॉनिक का यूज करके कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, मैं आपको पहले भी समझा चुका, ईमेल के थ्रू, ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू आपने कोई से कॉन्ट्रैक्ट करा, तो आपने मेरे से क्लास ली कैसे, क्या मेरे से फेस टू फेस मिलकर क्लास ली, नहीं, आपने मेरे से क्लास ली व्हाट्सएप के थ्रू ली होगी, कॉल के थ्रू होगी, वेबसाइट से खरीदी होगी, किसी भी अन्य तरीके से जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उससे खरीदी होगी। तो हमारे बीच में क्या है, ई कॉन्ट्रैक्ट है कि आपने मुझे पैसे दिए और मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, एजुकेशन दे रहा हूँ, तो ये हमारे बीच में ई कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो ई कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपने अमेजोन से सामान खरीदा, ई कॉन्ट्रैक्ट है, आपने फ्लिपकार्ट से सामान खरीदा, ई कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करके कोई चीज बाई करते हैं या कोई चीज सेल आउट करते हैं, वो एक ई कॉन्ट्रैक्ट है। क्या बताना है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है बताने लायक, बस यही है कि जो स्टडी मैट की लैंग्वेज है एक बार उसको समझा देता हूं आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट आर पेपरलेस कॉन्ट्रैक्ट एंड आर इन अ इलेक्ट्रॉनिक। पेपरलेस का मतलब ये नहीं है कि आपको जो पीडीएफ फॉर्म में मिली वो पेपरलेस, पेपर वाले, मतलब पेपरलेस का मतलब ये नहीं है। पेपरलेस का मतलब सिंपल ये है कि हार्ड कॉपी नहीं बनाई है, हार्ड कॉपी में कोई एग्रीमेंट नहीं कराया। हार्ड कॉपी का मतलब एक पेज में कोई एग्रीमेंट नहीं उसमें साइन हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके पास एक इनवॉइस आ गया, अगर आपने खरीदा है, नहीं बेचते हम, क्या करना है, उसका फायदा क्या है, भरोसे पे काम चलता सारा यहाँ पर, है ना। तो ई कॉन्ट्रैक्ट आपने देखा होगा कहीं पर भी आप कोई सामान खरीदते हैं, जैसे अमेजोन पे जब आप खरीदते हैं सामान, तो आपके घर में कोई इनवॉइस नहीं आता हार्ड कॉपी के थ्रू, क्या आता है, आपकी इनवॉइस अमेजोन से डाउनलोड कर लीजिए,
है ना, वहां इनवॉइस मिल जाता है आपको अमेजोन की साइट पर, तो वो एक पेपरलेस कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। तो ई कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक पेपरलेस कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, और इट इज द चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लीगल रिक्वायरमेंट लीड द कॉन्ट्रैक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आज के टाइम में देखो एनवायरमेंट जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे अब कॉन्ट्रैक्ट ई कॉन्ट्रैक्ट होने लगा। मैंने बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है। मैं अपने इंस्टीट्यूट तो बाद में खोला, उससे पहले मैंने बहुत इंस्टीट्यूट में पढ़ाया था। तो वहां पर क्या होता था, ई कॉन्ट्रैक्ट होता था, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ऑनलाइन ही साइन करने पड़ते थे। तो ऑनलाइन ही साइन करने पड़ते थे, तो ऐसे केस के अंदर उनके बीच में मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो ई कॉन्ट्रैक्ट है। और ये चेंज इन्वायरमेंट के चेंज, टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से धीरे धीरे ये चेंजमेंट आता है, और आने वाले टाइम में अब जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ करेंगे ई कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे। फिजिकल फॉर्मेट में आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नजर नहीं आएगा। ई कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट मॉडल्ड, स्पेसिफाइड, एग्जीक्यूटेड, डेवलप्ड बाय द सॉफ्टवेयर सिस्टम। ऑब्वियस सी बात है, आप ना दीपक क्लासेस ऐप में जाएंगे ना, कोई भी कोर्स खरीदेंगे ऑटोमेटिकली आपको सॉफ्टवेयर एक इनवॉइस भेज देगा। तो सॉफ्टवेयर का काम होता है सारा काम, कि कोई बच्चा क्लास बाई कर रहा है, उसका नाम, उसका ईमेल आईडी, वैलिड यहां से यहां तक का वैलिड, अमाउंट, कौन सा कोर्स था, उसका नाम, ऑटोमेटिकली आपको एक इनवॉइस मिल जाएगा, और इनवॉइस पर आपके पास ऑटोमेटिक आएगा। क्या मुझे नहीं भेजना होता? आप मेरी एप्लीकेशन पे जाकर कोई भी अन्य क्लास खरीदते, 1 रुपए वाली कोई क्लास खरीद के देखेंगे ना, उसमें भी आपको ऑटोमेटिक इनवॉइस मिल जाएगा 1 रुपए का। तो ये सारा काम कौन करता है? सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है, अलग से हमें इसमें। जबकि पहले क्या होता था, आज के टाइम में भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मान लो रेंट एग्रीमेंट बन रहा है, तो रेंट एग्रीमेंट जो बनाते हैं उसमें क्या होता है, कंप्यूटर में बना रहे हैं, लिख रहे हैं, उसके बाद उसको प्रिंट कर रहे हैं, फिर साइन कर रहे हैं। तो एक पेपरलेस नहीं हुआ, पेपर तो आ ही गए, पेपर का यूज तो हो ही गया। पेपरलेस क्या, जहां पीडीएफ फॉर्मेट में काम हो जाए वो पेपरलेस। They are conceptually very similar to the traditional commercial contract. E-contract also required the basic element of the contract. E-contract के अंदर कुछ ingredient होते हैं, कुछ features होते हैं। ingredient मतलब होता है features, विशेषताएं। उसके अंदर क्या क्या होगा E-contract के अंदर? E-contract जो होता है इसके अंदर भी ऑफर दिया जाता है, ऑफर एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट होता है वैसे ही होता है। इसके अंदर मान लो मैंने अपनी एप्स के अंदर लगा रखा है कि यार ये पर्टिकुलर कोर्स का प्राइस इतना है, तो आपको दिख गया एक तरीके से, तो मैं आपको ऑफर कर रहा हूं। वैसे तो वो ऑफर नहीं हुआ, वो इनविटेशन टू ऑफर हो गया, बट मान लीजिए मैंने आपको ऑफर करा, मान लो मैंने आपको पर्सनल मैसेज करा कि डियर आज जो हमारी क्लास है उसका प्राइस कम हो गया है, ऑफर चल रहा है, अगर आपको क्लासेस लेनी है तो आप ले सकते हैं आज, ठीक है। तो आपने कहा अच्छा, तो मैंने आपको ऑफर करा, आपने कहा सर ठीक है मैं लेने को तैयार हूं, तो आपने ऑफर को एक्सेप्ट करा। तो ये ऑफर जैसे कमर्शियल, जैसे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, जैसे नॉर्मली अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, ई कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं होती। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, ऑफर दिया, ऑफर को एक्सेप्ट करा, है ना, वही कहानी यहाँ पर है। तो ऑफर देंगे, मेड करेंगे, फिर ऑफर एक्सेप्ट होगा, फिर उसके अंदर लॉफुल कंसिडरेशन होगा, फिर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। आपको दिख रहा है ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें एसेंशियल एलिमेंट है। जेन्युइन कंसेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट जो आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। देयर मस्ट बी अ सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो सारा जब भी हम, अब यही बात तो हमने नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ी है दोस्तों, एसेंशियल एलिमेंट सारे होने चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मीन बन जाता है एग्रीमेंट, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशन क्रिएट करने की, कॉम्पिटेंट टू द पार्टी होना चाहिए, माइनर अनसाउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल होना चाहिए, उसका उद्देश्य उसका कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाओ जो आप परफॉर्म भी कर पाओ, है ना। तो इस केस के अंदर सर्टेन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्म होना चाहिए। तो ये कुछ इंग्रेडिएंट है, मतलब कुछ विशेषताएं है ई कॉन्ट्रैक्ट की भी, सेम एज नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। जो विदाउट ई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिनको हम सामने जाके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनके अंदर भी विशेषता यही होती है, और यहां पर भी ई कॉन्ट्रैक्ट में भी विशेषता यही होती है दोस्तों। सेम विशेषता, ऐसा फर्क इतना सा है कि वो पेपर, ई कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो पेपरलेस होता है, और वाला कॉन्ट्रैक्ट जो होता है विदाउट पेपर वाला होता है। उसके अंदर प्रॉपर पेपर होंगे, उसमें एग्रीमेंट बनेगा, साइन होंगे, प्रॉपर चीजें होती है। जैसे लैंड जब आप खरीदते हो ना, वो पेपरलेस नहीं हो सकता। लैंड खरीदना आज के टाइम बहुत टाइम बाद ही हो, पर अभी तक लैंड पेपरलेस नहीं हुआ है। लैंड के कागज आपके पास होते हैं, आपके अपनी घर के जमीन के कागज आपके पास होंगे, दैट इज कॉल्ड पेपर, नॉट पेपरलेस। ई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता लैंड के केस के अंदर। द मेन फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब इस टाइप कॉन्ट्रैक्ट की विशेषताएं क्या है, क्यों ये बेनिफिशियल है लोगों के लिए ई कॉन्ट्रैक्ट करना? क्योंकि स्पीड होती है, एक्यूरेसी होती है, रिलायबिलिटी होती है। अगर आप मेरे से नॉर्मल क्लास लेते हैं तो नॉर्मल क्लास के लिए मुझे इनवॉइस बनाना पड़ेगा अपने लैपटॉप के अंदर, उसके लिए समय लगेगा, स्पीड से नहीं दे पाऊंगा, आपको टाइम लगेगा बनाने में, मुझे मेहनत लगेगी। हो सकता है कुछ अमाउंट में मैं गलती कर दूं, क्योंकि एक इंसान गलती कर सकता है पर एक कंप्यूटर कभी गलत नहीं कर सकता। और रही बात, अगर आप मेरी क्लास दीपक क्लासेस ऐप से कोई क्लास बाई करते हैं तो वहां पर ऑटोमेटिक इनवॉइस मिल जाता है,
तो वहां पर कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बना लेता है। जो जो चीज आपने डिटेल डाली होगी वो आपने नाम से ही डाला होगा, वहां ऑटोमेटिक नाम आ जाएगा, ईमेल आईडी से जाएगा, नाम नंबर से डालेगा आ जाएगा, कौन सा कोर्स उसका नाम आ जाएगा, मतलब सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। तो क्या होता है, ई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्पीड, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी होती है। अच्छे से काम हो जाता है, एक्यूरेसी काम हो जाता है और जल्दी हो जाता है, मतलब अच्छे से जल्दी से बढ़िया से काम हो जाता है। The party to the contract have to obtain a digital signature from the competent authority and they have to affix the digital signature instead of manual signing in the Information Technology Act 2000 regulate and such e-contract। Basically e-contract को regulate contract act नहीं करता, यहाँ पर क्या लिखा है, Information Technology Act 2000 जो होता है वो बेसिकली ई कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड चीजों को रेगुलेट करता है। मान लो आपने कोई ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट बनाया और आपको कोई दिक्कत आ गई, तो कॉन्ट्रैक्ट के आप पास नहीं आ सकते आप, वो सारा रेगुलेशन किसका काम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का काम है। तो आप उस एक्ट के तहत उस पर्टिकुलर पर्सन पे केस कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत नहीं कर सकते, क्योंकि ई कॉन्ट्रैक्ट को सब कुछ, ई कॉन्ट्रैक्ट का सब कुछ रिकॉर्ड रेगुलेट कौन करता है, सब कुछ संभालता कौन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। उसके तहत आप उस पर्टिकुलर पर्सन पे केस कर सकते हैं अगर आपको ई कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड हुआ तो। ठीक है जी। दूसरी बात, द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैव अ डिजिटल सिग्नेचर। आपने देखा होगा अभी मेरे से हाल ही में अनअकैडमी में मेरा वो हुआ था, एक बार अनअकैडमी में एक मेरा कॉन्ट्रैक्ट बना था। तो अनअकैडमी के पास मैंने पढ़ाया था कुछ टाइम, एक लगभग 8 से 9 महीने पढ़ाया था। तो उनका मेरा जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उन्होंने मुझे ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट भेजा। पहले तो बिल्कुल 10 पन्नों का कॉन्ट्रैक्ट था वो ऑनलाइन, इन हैंड वहां पर साइन करने थे। तो मैंने क्या साइन करा, मैंने अपने पास पेन उठाया, डिजिटल सिग्नेचर हमारा, पेन उठाया, कॉपी उसको ओपन करा, कॉन्ट्रैक्ट को पीडीएफ खुली, नीचे गया स्कैन करा और पेन करके ऐसे करके साइन करके और सेव कर दिया, डिजिटल सिग्नेचर। क्या मैंने पेपर में करा, नहीं, मैंने डिजिटली उस पेपर में कर दिया। ठीक है ना। तो ये यूज करके मैंने क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और अपनी पढ़ा था, है ना। और यहाँ पर क्या कहते हैं, ई कॉन्ट्रैक्ट का बेसिकली क्या होता है, वहां पर डिजिटल सिग्नेचर करने होते हैं, कोई पेपर के अंदर हार्ड कॉपी के अंदर सिग्नेचर नहीं करने होते, डिजिटली ऑटोमेटिकली आपको सिग्नेचर करने होते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अभी आप आगे जाके आपको कर पता चलेगा ई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिजिटल सिग्नेचर कैसे होते हैं। इन दिस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द वेबसाइट ऑफ द ऑफरर एक्ट अ डिस्प्ले एट द वर्ल्ड एट अ लार्ज। देखो इसमें क्या होता है, इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, वेबसाइट पर ऑफर लगा देते हैं। आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे दीपक क्लासेस के, वहां पर बहुत सारे क्लासेस के ऑफर चल रहे होंगे। तो ऐसे केस के अंदर दोस्तों क्या होता है, वर्ल्ड एट लार्ज ईमेल आर यूज्ड टू नेगोशिएट एन एग्रीमेंट ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट। आपको कोई क्लास पसंद आती है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर कोई नेगोशिएशन होता है तो नेगोशिएशन तो करते ही नहीं, बट क्योंकि ऑलरेडी प्राइस इतना कम रखा हुआ है ना, इस प्राइस पे तो पता नहीं कोई नहीं दे रहा होगा। खैर मान लीजिए, मान लो कभी प्राइस बढ़ा दिया, उस पर नेगोशिएशन करना हो तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, 500 का आपको डिस्काउंट दे। तो नेगोशिएशन हो या कोई भी एग्रीमेंट बनाना हो, ठीक है, टर्म्स डिसाइड करनी हो कि भाई सर कितनी वैलिडिटी मिलेगी, अनलिमिटेड व्यूज मिलेगी नहीं, कहाँ देख सकता हूँ, एक टाइम पे 2 जने देख सकते हैं नहीं देख सकते, ये सारी चीजें आप किसके थ्रू कर सकते हैं, आप प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, व्हाट्सएप, ईमेल, कॉल तो नहीं, व्हाट्सएप ईमेल के थ्रू आप कर सकते हैं ये चीज। एन ईमेल कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल इफ द, अगर मान लो आपने ईमेल से मेरे से बात करी और मैंने आपको डिलीवर नहीं करा, 6 महीने की वैलिडिटी, मैंने बताया कि आपको 6 महीने की वैलिडिटी दूंगा पर 3 महीने में खत्म हो गया। अब आप जो ईमेल में हमारी चैटिंग हो रही थी या ईमेल में हमारी बातें हो रही थी वो एक इनफोर्सेबल रहेगा, आप मेरे पे केस कर सकते हैं अगर मैं आपको 6 महीने की वैलिडिटी नहीं देता तो। इफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर फुलफिल्ड, द इलेक्ट्रॉनिक साइंड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी डिनाइड बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड डिलीवर इलेक्ट्रॉनिकली। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने इलेक्ट्रॉनिक साइन करे हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक साइन करे हैं तो वो एक मतलब लीगल फॉर्म में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इलेक्ट्रॉनिक साइन करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट करो, और अगर आपके साथ कुछ होता है तो आप फॉर्म ऑफ फ्रॉड करके केस भी डाल सकते हैं और बहुत सारे केस पर डाल सकते हैं। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि यहाँ पर आपके साइन नहीं है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक साइन है, आप वैसे साइन क्यों नहीं करा, ऐसे कुछ नहीं हो सकता, आपको वो बढ़िया रहेगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं, अनिल भाई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देखो एग्जाम्पल दे दिया, खत्म हो गया चैप्टर। क्या था इसके अंदर, मैंने बस आपको स्टडी मेट की लाइन को पढ़ा दिया है बेसिकली। इस चैप्टर में ऐसे कुछ नहीं है। ई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैंने पहले भी आपको समझाया, सिंपल, आज भी अभी भी आपको यही समझ में आया कि ई कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर आपसे एक लाइन में पूछूं तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, बाय द ईमेल, बाय द व्हाट्सएप के थ्रू, है ना। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म क्या कहते हैं, ई कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत होती है, हार्ड कॉपी नहीं, पेपरलेस होता है, फास्ट होता है, रिलायबल होता है, स्पीड अच्छी होती है, एक्यूरेसी होती है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ये सारे फीचर्स आप लिख सकते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑफर दिया जाता है, एक्सेप्टेंस होती है, लॉफुल कंसीडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्पिटेंट पार्टी होनी चाहिए, है ना,
प्रॉमिस परफॉर्मेंस के लिए सर्टेन होना चाहिए, है ना। ये सब चीजें जो सेक्शन 10 की एसेंशियल एलिमेंट सब भी इसके अंदर वैसे के वैसे होते हैं, बिल्कुल उस टाइप का होता है जैसे कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट होता है वैसे ही ई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जबकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बस आपको सिर्फ बताता है, इसका मीनिंग बताता है, बस को रेगुलेट कौन करता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 रेगुलेट करता है। जितने भी आपके ई कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई भी अगर आपको फ्रॉड कोई भी डिस्प्यूट हो रहा हो तो इस एक्ट के थ्रू नहीं जा सकते, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के थ्रू आप वहां पर केस कर सकते हैं दूसरी पार्टी पर। एग्जाम्पल देख लीजिए, लास्ट ग्राफ खत्म करते हैं। अनिल बाय माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन फॉर हिज मैकबुक। अनिल ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खरीदा अपनी मैकबुक के लिए। माइक्रोसॉफ्ट लेट डाउन द टर्म्स एंड कंडीशन दैट विल नाउ बाइंड बोथ अनिल एंड माइक्रोसॉफ्ट दैट with respect to the sale of Microsoft Office. When Anil click on I agree the term and condition and make payment, he is now bound to the e-contract. मान लीजिए आप कोई सॉफ्टवेयर खरीद रहे हो ऑनलाइन, आपने कोई एंटीवायरस खरीदा, आपने कोई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खरीदा, ठीक है, अपने कंप्यूटर के लिए। तो जब आप क्या कहते हैं, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ऑनलाइन, तो वहां पर एक बॉक्स आता है क्लिक आई एग्री द टर्म्स एंड कंडीशन। बहुत बार आपने देखा होगा, ऐसा आया होगा, एंड आई एग्री द टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उसके लिए मैं एग्री, आप क्लिक कर देते। वैसे आप कोई पढ़ता नहीं है उसको, बट क्लिक कर देते। इसका मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप मान रहे हो, क्योंकि आपने क्लिक कर दिया, इसका मतलब आई एग्री हो गया। और जैसे आपने एग्री करा तो आपने जो सॉफ्टवेयर कंपनी वालों से जो सॉफ्टवेयर बाय करा तो उस पर आप पे क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया, एक एग्रीमेंट हो गया। दोस्तों क्या समझ में आया, क्लियर है? इस तरीके से ई कॉन्ट्रैक्ट होता है। बस खत्म हो गए दोनों चैप्टर के चैप्टर, सिंपल चैप्टर था। आइए इसके बाद मैं आपको जो बताने वाला हूं, अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8, जिसको हम कॉन्स्ट्रेंट टू द इनफोर्स कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन एंड कैपेबिलिटी ऑफ पार्टी फ्री कंसेंट। देखिए इन दोनों का नाम एक ही है, ये दोनों एक बड़ा नाम है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है स्टडी मेट, जबकि अगर इसको सरल भाषा से दिखाए तो ये दो चैप्टर में बढ़ता है, कैपेबिलिटी ऑफ पार्टी और फ्री कंसेंट। जिसमें कैपेबिलिटी ऑफ पार्टी के अंदर हम बात करेंगे साउंड माइंड, माइनर, अनसाउंड माइंड, माइनर और पर्सन डिस्क्वालीफाइड लॉ, ये होगी कैपेसिटी ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ पार्टी। और फ्री कंसेंट के अंदर हम 5 चीज पढ़ते हैं, कोरिशन, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, मिस्टेक और अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, 2 पार्ट में कवर कराऊंगा। पार्ट 1 करेंगे पहले कैपेबिलिटी ऑफ पार्टी, 4 क्लास लगेगी, एंड उसके अंदर लगेगी 5 क्लास, लगभग 4 मान लेते हैं, इसमें 4 लगे, 8 क्लास के अंदर टॉपिक काला होगा। बड़ा है ये, बड़ा है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है टॉपिक, चैप्टर है ये। और वैसे तो अगर आपने देखोगे तो फाउंडेशन लेवल पे ये लिखा होता है कैपेसिटी ऑफ पार्टी और फ्री कंसेंट, और इंटर लेवल में ये कर दिया सब कुछ अंदर कंटेंट वही। अरे कॉन्स्ट्रेंट ऑफ इनफोर्स कॉन्ट्रैक्चुअल एप्लीकेशन, ये नाम दे दिया है, नाम में क्या रखा है भाई, अंदर का कंटेंट तो वही है फाउंडेशन वाला। फाउंडेशन पढ़ा था आपने ये चीज, कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ेंगे इंटर में, क्योंकि ये जरूरी चैप्टर है, क्योंकि ये नहीं आएगा तो फिर आगे की बात भी नहीं आएगी। आइए तो मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर नए चैप्टर के साथ। आज के चैप्टर में, आज के 2 चैप्टर में कुछ भी नहीं था, बेसिकली छोटी छोटी बातें थी, वो मैंने आपके डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट, बाय बाय।